सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द फंगल स्किन इन्फेक्शन। अब ये दिखते कैसे हैं? अभी तक हमने बात की कि ये जो है इन्फेक्शंस को देना क्या है, कौन सी क्रीम कितने ड्यूरेशन तक के लिए देनी है। अब हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से फंगल इन्फेक्शन है, वो दिखते कैसे हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक फार्मेसी पे खड़े हो, फार्मासिस्ट हो, या फिर आप जो है फिजिशियन हो, ठीक है ना, हॉस्पिटल में बैठे हो, आपको पता होना चाहिए कि फंगल इन्फेक्शन दिखता कैसा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले टीनिया पिडिस की, जो कि एक एथिलेट फंगल इन्फेक्शन होता है, एथिलेट फुट्स इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। ये ज्यादातर क्या होता है, नमी की वजह से डेवलप होता है, ठीक है ना। आपके पाँव में नमी है, लाइक पाँव धोया है, या फिर आपने जो है वो बंद जूते पहने हुए हैं, उस वजह से हो जाता है। सॉक्सेस जो है वो आप चेंज नहीं कर रहे हो, या फिर सॉक्सेस पहनी हुई और गर्मी बहुत है, कॉन्टिन्यूसली आपकी यही रूटीन है, ठीक है ना, काफी बंद और टाइट बूट्स पहनना, सॉक्सेस पहनना, तो समटाइम्स जो है ये फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, जहां पर भी नमी रहेगी कॉन्टिन्यूसली, वहां पर साफ सफाई नहीं होगी, सॉक्सेस का चेंज ना करना, जूतों को ड्राई ना करना, ठीक है ना, जूते वेट टू वेट स्वेट से, और नेक्स्ट डे वही जूते पहन रही है, ठीक है ना। इसका ये भी होता है कि जब आप जूते पहने तो आपने जो है ना उसको सनलाइट पे थोड़ा सा उसको ड्राई भी करें, जब आप, क्योंकि आप जूते तो रोज रोज चेंज नहीं किए जा सकते ऑब्वियसली, तो उसको कहते हैं सनलाइट पे आप उसको ड्राई करो अच्छी तरह, ठीक है ना। इसके लिए क्या होगा कि बैक्टीरिया भी किल होते हैं, जो भी माइक्रोब्स वगैरह होते हैं वो किल होते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, खासतौर पे ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टीनिया कॉर्पोरिस, जो कि क्या है, रिंग वॉर्म ऑफ द स्किन, ठीक है ना, यानी कि स्किन के ऊपर रिंग वॉर्म्स बने होंगे, बहुत ज्यादा रिंग बने होंगे, एक बना होगा रिंग, या दो बने होंगे, या फ्यूज हो रहे होंगे आपस में वो, ठीक है। फिर टीनिया कैपाइटस आ जाता है, देन कम्स टीनिया कैपाइटस, जो कि स्कैल्प रिंग वॉर्म है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं टीनिया क्लोरिस, जिसको जॉब एच भी कहा जाता है, एंड ग्रॉन्स इन्फेक्शन। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी गेट आइडेंटिफाइड। ये यूजुअली मॉइस्ट एरियाज में होगा, ठीक है ना। रैशेस जो है वो आपकी क्रीज जो होती है ना ग्रोइंस की, वहां पर से डेवलप होना शुरू होगी, और मतलब वो अपर थाई की तरफ जा रही होगी, ठीक है ना। आप आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, इसका ये क्या होगा कि इसका सेंटर एरिया जो जहाँ कहीं पे ये रिंग वॉर्म्स बने होते हैं ना, इनकी निशानी क्या होती है कि सेंटर एरिया जो है ना क्लियर होता है, क्योंकि रैश जो है ना वो स्प्रेड कर रहा होता है, तो जो बाउंड्रीज होती है ना रैश की, वो जरा थिक होती हैं, थोड़ी सी रेज्ड होती हैं, और वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं एज कम्पेयर टू द इन टर्म्स ऑफ रेडनेस, ठीक है। अगर रेडनेस का कंपैरिजन किया जाए तो सेंटर में रेडनेस कम होगी, और साइड्स में, जैसे मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ यहाँ पर, तो ये देखें। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये जो बाउंड्रीज है ना, इसमें रेडनेस ज्यादा है और ये सेंटर में कम है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो फासले पे हैं, ये कुछ जो है वो ज्वाइन हुए हुए हैं, तो ये क्या है, आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। अगर इसके ऊपर सिल्वरी ड्रॉप्स लाइक अपीयरेंस भी हो, सिल्वरी ड्रॉप्स लाइक अपीयरेंस और सिल्वरी क्रस्ट हो उसके ऊपर, तो वो सोराइसिस होती है, ठीक है ना। ये भी इनकी आइडेंटिफिकेशन बड़ी ही डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई होता है कि आप सोराइसिस को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो या डिस्टिंग्विश कर सकते हो आप फंगल इन्फेक्शन से, ठीक है ना। तो ये आपका फंगल इन्फेक्शन आ जाता है। अगर आप सोराइसिस को ट्रीट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर कितनी ज्यादा सिल्वर और व्हाइट क्रस्ट होती है, ठीक है ना, और ऑयल ड्रॉप लाइक ना पेरेंट्स होती है उसकी, कि उसके ऊपर ऑयल ड्रॉप जैसे गिरे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि रैशेस के जो बॉर्डर्स होंगे ना विद स्मॉल ब्लिस्टर होंगे, इची होगा, स्केली होगा, ठीक है ना, रेड होगा, ब्राउन कलर भी हो सकता है, पर्पल और ग्रे भी हो सकता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर तो थे हमारे पास फंगल स्किन इन्फेक्शन की जो है वो ग्रोइंस में हो, या स्कैल्प में हो, या रिंग वर्म हो स्किन का, कहीं पर भी उसकी अपीयरेंस कुछ इस टाइप की होगी, एक्सेप्ट ऑफ, और ये यूजुअली ड्राई होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ऑफ एथिलेट फूड। अच्छा, यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ फंगल इन्फेक्शन देखते हैं। नंबर वन, वही बात, ये शार्प मार्जिन है, वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होंगे, इचिंग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एक साइन होता है, इचिंग, इरिटेशन एंड बर्निंग, दिस इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट साइन ऑफ फंगल इन्फेक्शन। ये इचिंग से एसोसिएटेड होती है, खास तौर पे एकदम से खारिश शुरू होना और उसको कंटिन्यू रहना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। लेजन्स जो भी होते हैं यूजुअली ड्राई होते हैं और स्केली होते हैं, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एथिलेट फूड। उसके अभी हम लोग देखते हैं कि उसके कैसे लेजन्स दिखाई देते हैं। लेजन विद द क्लियर सेंटर, बिकॉज द सेंटर एरिया इज रेजिस्टेंट टू द कॉलोनाइजेशन, वहां पर उनसे कॉलोनाइज नहीं किया जाता फंगल की, एक वो होती है लैकिंग होती है उनमें, कि उनको दरमियान में कॉलोनाइज नहीं किया जा रहा होता उनसे। देन कम्स एथिलेट फूड, सबसे पहले आ जाता है एथिलेट फूड कैसा दिखता है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में 70 या 50% तो पॉपुलेशन ने इस चीज को देखा होगा। सर्दियों में भी होता है, गर्मियों में भी हो जाता है, बंद जूते पहनने से बच्चों में भी हो जाता है, ठीक है ना। ये बहुत कॉमन चीज है, इससे कम ज्यादा हो जाता है, ये स्वेरेटिव्स बहुत ज्यादा दिखाई हुई है, ठीक है ना, कुछ इससे कम भी हो सकता है। ये भी फंगल इन्फेक्शन एथिलेट फूड की है, ठीक है। तो ये दोनों हो जाता है। इसकी क्या है साइन, इचिंग, खारिश बहुत होता है, फिजर हो जाता है, फिजर होता है कट पड़ जाना, ठीक है ना।
जैसे ये कट आपको नजर आ रहा होगा ना, ये चीज ये पड़ जाते हैं, फ्लेकिंग, स्किन वहां से उतरना शुरू होना, अपीयरेंस ऑफ वाइट एंड सॉगी ड्यू टू मैसेरेशन, क्योंकि स्किन वहां से ना मैसेरेट हो रही होती है, गल रही होती है, आप लोग ये समझ लो। तो वहां से ना स्किन आपकी बहुत वाइट और सॉगी सी और नरम नरम सी होती है ना, उतर रही होती है आपके टोस के दरमियान। यूजुअल साइड इज बिटवीन द टो वेब, जो आपके पाँव में होता है उनके तरफ फोर्थ वेब स्पेस के दरमियान, बहुत कॉमन होता है ये। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, इसके साथ हम लोग टीनिया कॉर्पोरिस को भी देख लेते हैं। मेनली ये इफेक्ट करता है ट्रंक को, एक्सक्लूडिंग द फेस। इसमें फेस नहीं, कॉर्पोरिस है ना, तो इसमें सिर्फ ट्रंक अफेक्टेड होगा। इसमें फेस नहीं होंगे, इसमें हैंड नहीं होगा, इसमें फीट नहीं होगा, स्कैल्प नहीं होगा, ग्रोइंस एरिया नहीं होगा, ठीक है ना। टीनिया कॉर्पोरिस सिर्फ ट्रंक को अफेक्ट करता है, विच मेनली डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द डिस्कॉइड डर्माटाइटिस, ठीक है ना। डिस्कॉइड डर्माटाइटिस में ये सारी चीजें इफेक्ट होती हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या है, इची पिंक रेड स्केली लाइटली रेज्ड एनुलर पैचेस विद वेल डिफाइंड बॉर्डर्स अपीयर लाइक रिंग्स। अब ये रिंग्स लग रही है ना आपको, बिल्कुल। और ये इची भी होती हैं बहुत ज्यादा, पिंक भी, पिंकिश रेड सा इनका कलर होता है, एनुलर वेल डिफाइंड इनके बॉर्डर्स होते हैं। लेजन में भी सिंगल भी हो सकता है एंड ओवरलैपिंग, जैसे इस केस में ओवरलैपिंग है, इसमें काफी ज्यादा ओवरलैप हो रहे हैं, ये सिंगल है। ओवरलैपिंग भी हो सकता है और न्यूमरस भी हो सकता है। एक भी हो सकता है कि सिर्फ एक किसी बॉडी पार्ट में डेवलप हुआ हो, और ये भी हो सकता है कि न्यूमरस हो। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया साइन के, सोराइसिस आप लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हो, क्योंकि सोराइसिस के भी यूजुअली राउंड होते हैं, लेकिन इतने वेल डिफाइंड नहीं होता, राउंड भी होता है। इसका जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो फंगल होता है ना, वो कभी भी सिमेट्री में नहीं आता, ठीक है ना। लाइक अगर आपको एक हाथ पे हुआ हुआ है, तो जरूरी नहीं कि दूसरे हाथ पे भी होगा। दिस इज नॉट कंपल्सरी, बाय चांस हो जाए, टच की वजह से, कॉन्टैक्ट की वजह से हो जाए, तो वो सेकेंडरी थिंग है। लेकिन कभी भी इनिशियल स्टेजेस पे आपको दोनों हाथों पे एक ही जगह डेवलप हो गया, ऐसा नहीं होता। यूजुअली पाँव पे समटाइम ऐसा हो जाता है, क्योंकि पाँव में आपकी कंडीशन सेम होती है ना, आपने जूता एक ही पहना हुआ, सॉक्स एक ही तरह की पहनी हुई है, तो वो कंडीशन सेम होने की वजह से हो सकता है। लेकिन वो भी रेयर है कि आपका दोनों पाँव में ही होगा डेवलप, बाजू का एक में भी हो जाता है। लेकिन सोरायसिस में क्या होता है, हमेशा एट द सेम टाइम जो है, एट द सेम इंटेंसिटी के साथ जो है, वो दोनों सिमेट्री में मतलब होता है कि एक बॉडी पार्ट में हुआ हुआ तो दूसरे बॉडी पार्ट में भी सेम टाइम पे सेम सिमेट्री पे होता है। दिस इज वेरी यूजुअल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, एक तो सिल्वरी अपीयरेंस होती है, और इसके अलावा ये भी होता है कि वो ज्यादातर सिमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं, समटाइम ये भी सिमेट्री में आ जाते हैं फंगल इन्फेक्शन, लेकिन यूजुअल इनकी ये नेचर नहीं है कि ये सिमेट्री में एक्ट कर ले, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि ये फंगल स्किन इन्फेक्शन है, इसमें हमने तीन देखे। एक हमारे पास एथिलेट फोर्ट आया, और एक हमारे पास टीनिया कॉर्पोरिस आ गया, ठीक है ना। और टीनिया क्रूरिस भी इसी तरह की प्रेजेंटेशन रखता है, ठीक है। इनके लिए ट्रीटमेंट क्या है, बीफोनाजोल क्रीम वंस डेली भी अप्लाई की जाती है, ठीक है ना। बीफोनाजोल क्रीम भी बायोफोमेट के नाम से आगे आती है मार्केट में, ठीक है। कीटोकोनाजोल लोशन भी आता है, कोनास के नाम से आता है, कीटोकोनाजोल लोशन आता है, कीटोकोनाजोल क्रीम आती है, कोनास क्रीम आती है, कोनास शैम्पू आता है, ठीक है। तो ये दिन में 2 दफा अप्लाई की जाती है, ठीक है। दिन में 2 दफा ये क्रीम अप्लाई की जाएगी फॉर 1 to 4 वीक, 1 से 4 हफ्ते तक के लिए। कंटिन्यू टू यूज फॉर 2 to 3 डेज आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ द इन्फेक्शन, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, के बार बार जो हो जाता है इन्फेक्शन उसको प्रिवेंट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक फंगल इन्फेक्शन के लिए आप कोई क्रीम यूज कर रहे हो, उसको कम से कम 2 या 3 दिन, या डिपेंडिंग अपॉन द रिकमेंडेड गाइडलाइंस, आप उसको समटाइम्स 1 हफ्ता भी यूज किया जाता है, समटाइम्स 3 या 4 हफ्ते भी यूज किया जाता है उस क्रीम को, उस मेडिसिन को। डिपेंड करता है कि आपको आपकी गाइडलाइंस क्या प्रोवाइड की गई है, और ये हर मेडिकेशन का चेंज होता है। जैसे मैंने बताया कीटोकोनाजोल का अलग है, ये 2 to 3 डेज है। समटाइम्स जो है वो 2 to 4 वीक्स भी अप्लाई किया जा रहा होता था फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द रिकरेंस, ठीक है। अगर मीकोनाजोल क्रीम आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना, डैक्टरिन क्रीम यूज कर रहे हो, तो भी ट्वाइस डेली यूज करना, एंड कंटिन्यू टू फॉर 10 डेज। अभी सामने एग्जाम्पल आ गई है, 2 to 3 डेज तक आपने अप्लाई करना था, ठीक है ना, कीटोकोनाजोल। और यहाँ पर जो है वो आपने 10 डेज तक अप्लाई करना है मीकोनाजोल, अगर आप देख रहे हो आफ्टर रेजोल्यूशन। और मीकोनाजोल प्लस हाइड्रोकोर्टिसोन अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, अगर मीकोनाजोल का हाइड्रोकोर्टिसोन है, तो फॉर द चाइल्ड जो है वो मोर देन 10 ईयर्स, उसको देना है आपने, ठीक है। मतलब जो 10 साल से बड़ा बच्चा होगा, उसको आपने फिर ये देनी है, अगर स्टेरॉइड आप ऐड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट हम टर्बीनासन, जैसे लैमिसिन क्रीम, टर्बिडन क्रीम आ जाते हैं, टर्बिसिल क्रीम बहुत कॉमन है, वो अगर दे रहे हो तो वो भी 16 साल से ऊपर के बच्चे को जाएगी, ठीक है ना। वो भी आप 16 साल से कम के बच्चे को दोगे तो उसको इरिटेशन हो जाती है यूजुअली। यानी कि सेफ जो क्रीम है वो क्या है, ये जो आपके पास है ना, एजॉल्स एंटीफंगल है, इनमें ही ज्यादा सेफ है बच्चों के लिए, ठीक है ना। अगर स्टेरॉइड के बगैर दिए जाएं, जो लैमिसिल, ये टर्बिसिल, ये जो टर्बिना फाइन है ना, ये 16 साल से बड़े के उम्र के बच्चे होंगे ना, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, उनको दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्लोट्रिमाजोल बहुत कॉमन आ जाती है,
क्लोट्रिम के नाम से, डर्मोस्पोरिन के नाम से, कैनिस्टन के नाम से, ठीक है। तो ट्राइस अ डे एक्सेप्ट यूज किया जा सकता है, एक्सेप्ट दैट दोज डेवलप विद द स्टेरॉइड। अच्छा, जब स्टेरॉइड के साथ इस्तेमाल करें ना, जैसे हाइड्रोजोल क्रीम आती है, या फिर क्रीमाजोल क्रीम आ जाती है, या क्लाजोल क्रीम आ जाती है, तो उसमें क्या होता है, फिर आपने स्टेरॉइड के साथ इस्तेमाल करें तो आपने बस दिन में 2 दफा अप्लाई करनी है, इससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा जो टॉपिकल एजेंट्स जो होते हैं वो है टोलनाफेट आ जाता है आपके पास, अनडिकोनेट आ जाता है, बेंजोइक एसिड आ जाता है। बेंजोइक एसिड क्या करता है, डिक्रीज करता है फंगल पीएच, ठीक है। इसके अलावा ग्रीजियोफुल्वन आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फंगल स्किन इन्फेक्शन। दिखता कैसे, ये स्किन की बात हो रही है। अब आ जाता है फंगल नेल इन्फेक्शन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फंगल नेल इन्फेक्शन में डिफरेंट तरह के जो है ना वो आपको प्रेजेंटेशन मिलेंगी, तो हमको सबको जो है वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक दूसरे से। तो सबसे पहले आ जाता है डिस्टल लेटरल सब उंगल ऑन्कोमाइकोसिस, इसको डीएलएसओ भी कहते हैं। ये मेनली इफेक्ट करता है बिग टू को, और येलो स्टार्ट होना शुरू होता है द डिस्टल पार्ट ऑफ द टू, या फिर साइड ऑफ द नेल, यानी कि जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि साइड ऑफ द नेल से ना येलो होना शुरू हो जाएगा, या फिर यहाँ से जो है ना आपके पास डिस्टल पार्ट से आगे से आपको येलो होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कॉमन साइन है इसका ऑन्कोमाइकोसिस का। फिर आ जाता है आपके पास प्रोजिमल सबउंगल ऑन्कोमाइकोसिस। प्रोजिमल जो है वो हमारे पास येलो और व्हाइट स्पॉट अपेयर एट द बेस ऑफ द नेल, आई इन द हाफ मून पार्ट होता है ना आपका, यानी कि ये जो एरिया होता है यहाँ पर बनता है आपका हाफ मून, इस तरह से इस पार्ट में जो है वो येलो स्टार्ट होगी तो वो प्रोजिमल कहलाएगी, ठीक है ना। है दोनों ऑन्कोमाइकोसिस ही, और अगर वो स्टार्ट ऊपर वाले पार्ट में स्टार्ट होगी, साइड पे स्टार्ट होगी, तो वो डिस्टल कहलाएगी, डीएलएसओ एंड पीको। अब इसको आपने डिस्टिंग्विश करना होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और आ जाती है सुपरफिशियल व्हाइट माइकोसिस, ठीक है ना। अगर इन द प्रीवियसली डैमेज, पहले से कोई डैमेज नेल है, ठीक है, उसमें क्या होगा, चौकी व्हाइट अपीयरेंस होगी एंड कैन बी स्क्रैप ऑफ द नेल सरफेस, यानी कि अगर आप इसको स्क्रैप ऑफ करोगे ना तो ये उतर जाएगी, ठीक है। और ये क्या होती है, ज्यादातर बेस ऑफ द नेल में आपको ज्यादातर नजर आएगी, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें आ जाती हैं, इन तीनों को आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है ये किस किस तरह की ऑन्कोमाइकोसिस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। आपके बेस को भी इफेक्ट कर सकती है, आपके फ्रंट सेक्शन ऑफ द नेल्स को, तो साइड को भी इफेक्ट कर सकती है, और प्रीवियसली डैमेज नेल के ऊपर अपॉर्चुनिस्टिक, बीइंग एन अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि फंगल एक अपॉर्चुनिस्टिक है, जहां पर भी इम्यूनिटी कम हो गई वहां पर ये इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है इसका क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। अच्छा, इस पे भी वो क्रीम वगैरह लग सकती हैं, ये जो भी क्रीम है ना लग सकती है, नो डाउट इनका भी एफिकेसी है इन क्रीम्स की। ये जितने भी क्रीम्स बताई हैं इनकी भी एफिकेसी होती है, लेकिन आपने ड्यूरेशन, आपको पता है ना टाइम ड्यूरेशन, मैंने बताया टो नेल के लिए जरा ज्यादा होती है, समटाइम उसके लिए ओरल सप्लीमेंटेशन भी रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि मार्केट में स्पेसिफिकली क्या अवेलेबल है नेल्स के लिए, तो वो है ऑक्टोपायरॉक्स है, जो कि पिकोटोन ओलामाइन आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा रोजमेरी ऑफिशिनैली, किसके अंदर मौजूद है, लैक्टोरिन नेल लोशन, यानी ये ब्रांड नेम क्या है आपके पास मार्केट में, लैक्टोरिन नेल लोशन के अंदर ऑक्टोपायरॉक्स मौजूद है एंड रोजमेरी ऑफिशिनैली मौजूद है। अब इसका तरीका क्या इस्तेमाल का, क्योंकि मैंने आपको पहले कमिटमेंट की कि हमने तरीका इस्तेमाल जरूर बताना है, राइट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज आवर मेन गोल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या जाता है, फाइल करना है अपने नेल को, जैसे फाइल करते हैं उसको करना है, अपने नेल को फाइल करना अच्छी तरह एज मच एज पॉसिबल, फिर उसको साफ करना अच्छी तरह स्वैप से, फिर लोशन को अप्लाई करना, लोशन को ड्राई होने देना, और ये उस वक्त तक अप्लाई करना है आपने जब तक आपका हेल्दी नेल वापस नहीं आ जाता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एमोरोन फाइन, इसका भी सेम तरीका, ये भी मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है, उसको भी सेम तरीका है। उसके बाद आ जाता है ओरल थ्रश। ओरल थ्रश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इन द फॉलोइंग इंडिविजुअल, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम होती है। नंबर 1, इन्फेंट्स, जो कि 4 हफ्ते का बच्चा है उसके लिए, डेबिलिटेटेड पेशेंट, ओल्डर पेशेंट है, बेड रिडन है, उनके लिए बहुत ज्यादा एक चांसेस होते हैं कि वो डेवलप कर जाते हैं। फिर पैथोलॉजी बेस्ड अगर हम लोग देखें तो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनमें मिठास वगैरह, उनकी शुगर हाई रहती है, वो डेवलप हुआ होता है। फिर जीरोस्टोमिया के पेशेंट जो होते हैं, फिर इसके अलावा कुछ मेडिकेशन जैसे रिक्शन एंटीबॉडी थेरेपी लियो, एमॉक्सिसिलिन या मैक्रोलाइड्स, क्योंकि ये नेचुरल जो आपका फ्लोरा होता है ना उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि आपके माउथ में भी फ्लोरा एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और वो गुड फ्लोरा आपको प्रोबायोटिक्स में, मैंने जो लेक्चर है उसमें सारा कुछ प्रोबायोटिक्स के बारे में बताया हुआ है कि किस किस तरह के प्रोबायोटिक्स नेचुरली है, प्रीबायोटिक्स क्या है नेचुरली, और इसके अलावा ब्रांड्स कौन से अवेलेबल हैं, कैसे यूज करना है प्रोबायोटिक्स का, सारा हम कुछ कवर कर चुके हैं। तो अब ये मेरे ख्याल में दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। ये मेडिकेशंस जो हैं वो किस तरह से आप लोग एंटीबायोटिक थेरेपी किस तरह से नेचुरल फ्लोरा को इफेक्ट करती है। फिर इसके अलावा इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एज आई टोल्ड यू बिफोर, के पेशेंट शुड बी इनकरेज टू यूज स्पेसर, इसलिए स्पेसर का इस्तेमाल करवाया जाता है कि वो डायरेक्ट जो है वो ना हो, और डायरेक्टली जो है वो सांस के
वो आपके नालियों में जाए, मेडिकेशन मुंह में ना लगे। ठीक है, स्प्रे से इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपने वॉश भी करना होता है जब भी स्टेरॉइड यूज करें। फिर इसके अलावा इल फिटेड डेंचर्स जो होते हैं, आपने दांत लगवाए हुए नकली दांत, वो जो डेंचर्स पहनते हैं अक्सर बूढ़े लोग, उनमें इल फिटेड फिटिंग सही ना हो, उस वजह से भी ये डेवलप हो जाता है। अब अगर हम लोग क्लिनिकल फीचर्स देखें ओरल थ्रश के, तो क्या होता है, जैसे मैंने आपको एज आई टोल्ड यू बिफोर कि क्रीमी व्हाइट सॉफ्ट एलिवेटेड पैचेस हो जाते हैं दैट कैन बी वाइप्ड ऑफ, रिवीलिंग द अंडरलाइंग इरिथमेटोसिस म्यूकोसा। ठीक है ना, यानी कि व्हाइट सॉफ्ट एलिवेटेड पैचेस होते हैं, ठीक है, क्रीमी से, जैसे क्रीम नहीं खाई होती है, क्रीम आपने देखी होगी, आप उसको स्क्रैप ऑफ करोगे, वाइप ऑफ करोगे, तो अंडरलाइन जो है ना वो म्यूकोजा, रेड सा म्यूकोजा आपको नजर आएगा। पेशेंट इसके साथ सिम्टम्स भी आ जाते हैं कुछ पेशेंट को, बॉडी पेन होना, ठीक है ना, मेलेस होना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, ये डिस्कम्फर्ट है, तो अजीब सी महसूस हो रहा है। ठीक है, ये ज्यादातर चीक्स चीक्स का मतलब है कि ओरल म्यूकोजा के साथ, जो आपके चीक्स साइड पे जो ओरल म्यूकोजा अंदर की तरफ, माउथ का जो इनर म्यूकोजा आप समझो, वहां पर डेवलप होते हैं, टंग में, जुबान के ऊपर अपेयर हो जाते हैं, और अगर इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से हो रहा है तो फिर लेजन आपके फ्रेनस में भी नजर आएंगे। ठीक है, अनलाइक माइनर एप्पस अल्सर, जो कि राउंड ओवल पंक्चर्ड आउट अल्सर होता है, वेयर म्यूकोजा इज नॉट बाउंड टू बोन, यानी कि ये आपने बहुत ज्यादा देखा होगा मेरे ख्याल में, तकरीबन पेशेंट ने भी सफर किया होता है इससे तो, और फार्मासिस्ट फिजिशियन उन्होंने भी बचपन में कहीं ना कहीं या तो खुद देखा होता है या बहन भाइयों में से किसी ना किसी को ये अल्सर हुआ होता है। इसको कहते हैं आप लोग आम जुबान में छाला निकल आया, ठीक है ना, तो ये छाला नहीं होता, ये असल में किसी क्या होता है, अल्सर फॉर्म हुआ होता है, डिफरेंट रीजन की वजह से, इसके पीछे डिफरेंट रीजन होते हैं, बट दैट इज नॉट आवर टारगेट। हमारा टारगेट है कि हमारे ओरल जो है वो म्यूकोजा को कैसे हमने देखना है। ये भी आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि किस तरह से जो है ना ये नजर आता है, ठीक है ना, माइनर एप्पस आंसर किस तरह नजर आता है, और आपके पास जो ओरल थ्रश है वो किस तरह से नजर आता है। ठीक है, इसके अलावा जो है माइनस एप्पल अल्सर, और इसके अलावा लाइकन प्लैनस जो है वो स्पाइडर वेब टाइप पैटर्न होता है इसका। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये बड़ा कॉमन है इसका, मैं बताती चलूँ क्योंकि अब टॉपिक शुरू हुआ है तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर क्या है कि इसके लिए आपने क्या यूज करना होता है, इसके लिए सोमोजेल भी यूज हो सकते हैं, वो तो सबको पता होता है, डेंटिसेप्ट जेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी एक जेल है, एंटीसेप्टिक जेल बेस्ड है, वो भी यूज हो सकती है। ठीक है, माइनस एप्पस अल्सर, अच्छा यहाँ पर पंक्चर्ड आउटसा नजर आता है। अब इसमें और जो आप देख रहे होंगे ओरल थ्रश में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अब हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं, ओरल थ्रश का क्या ट्रीटमेंट है। डेक्टर इन ओरल जेल मिकोनाजोल इज रिकमेंडेड 4 times a day in all the ages above 4 months। अच्छा यहाँ पर बात हो रही है 4 वीक्स का जो बच्चा होगा उसके लिए, वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मिल्स का ड्रॉप्स वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, डोजेज जो है मिकोनाजोल की वो क्या है, 20 mg पर केजी पर डे डिवाइडेड 4 times a day। ड्रग इंटरेक्शन आर प्रेजेंट, मिकोनाजोल के ड्रग इंटरेक्शन हैं। ठीक है, फॉर द डेंचर वेयर, जो डेंचर वेयर पर करते हैं, जो दांत लगाते हैं नकली, रात को उतार के सोते हैं, उनका क्या हिसाब है, उन्होंने क्या करना है, रात को उन्होंने डेंचर अपना उतारना है, उसको अच्छी तरह से ब्रश करना है विद दिस जेल, डेक्टर इन ओरल जेल, यानी मिकोनाजोल ओरल जेल हो, मैकनाज ओरल जेल हो, कोई भी ओरल जेल हो जिसके अंदर मिकोनाजोल मौजूद है, कोई भी ब्रांड की किसी भी एरिया में, ऑब्वियसली रीजन रीजन वेरी करता है, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह ब्रांड्स वेरी करते हैं, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हम लोग जेनेरिक बेस्ड बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जेल से अच्छी तरह साफ करना है डेंचर्स, कंटिन्यू द ट्रीटमेंट टिल 2 days। ठीक है, अब 2 दिन तक बाद में भी आपने जो है क्लियरेंस ऑफ इन्फेक्शन के बाद आपने इस्तेमाल करते रहना है। एक तो ये ऑप्शन हो गया, दूसरा देता है नाइस्टेटिन। नाइस्टेटिन यानी निलस्टैट ड्रॉप्स, ये निजिलेबल एब्जॉर्प्शन है, स्पेशल स्वेलन स्पेशल स्पीड हम पढ़ चुके हैं। इन्फेंट का डोज हम पढ़ चुके हैं, 2 ml 4 times a day हो सकता है, 1 ml ऑन ईच साइड, एंड रिटेन इन द माउथ एज मच एज यू। ठीक है, अब यहाँ से फॉरवर्ड जो है टिपिकल फंगल इन्फेक्शन, बेशक वो ओरल हो, बेशक वो आपके पास वेजाइनल हो, ठीक है, आपके पास टॉपिकल हो, क्यूटेनियस बेस्ड हो, किसी भी किस्म के फंगल इन्फेक्शन हो, आप उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हो, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो गया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि, कुछ लोग कहेंगे ओरली भी जो है वो क्रीम, वो मेडिसिन दी जाती है, कैप्सूल्स दिए जाते हैं, ट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, वो सारा कुछ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट, अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज का लिंक होगा उससे, उसके भी थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बात होगा, कंफ्यूजन हो, आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और इस लेक्चर को अगर आपको कुछ भी समझ आया तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करना, दिस इज वेरी कम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और ये डिफरेंट सोर्सेज से लिए गए डॉक्यूमेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फॉर द फ्यूचर यूज। ठीक है,
तो और आप इसको अपने फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और अगर कुछ पेशेंट्स देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने जो भी मेडिसिन यूज करनी है प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे करनी है, फिजिशियन या फार्मासिस्ट के रिकमेंडेशन पे करनी है। और अगर आप कोई ऑलरेडी रिकमेंडेड है तो आप ये क्रीम्स और जो है टैबलेट्स किस तरह से यूज करने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। निलस्टैट ड्रॉप्स किस तरह से यूज करना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कीटोकोनाजोल शैम्पू किस तरह से यूज किया जा सकता है, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट्स के लिए, क्योंकि उनको राइट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल फॉर टुडे, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।